सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर दिन महाकाल का नया श्रृंगार किया जा रहा है। दरअसल उज्जैन में शिव नवरात्रि का अपना अलग महत्व है। कहा जाता है कि जो भी 9 दिनों के भीतर बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे लोग शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं या शिव की विशेष पूजा करते हैं। शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया गया। दूसरे दिन बाबा महाकाल शेषनाग श्रृंगार में नजर आए। तीसरे दिन घटाटोप, तो चौथे दिन महाकाल छबीना श्रृंगार में नजर आए। 5वें दिन महाकाल अपने होलकर श्रृंगार में नजर आए। तो छठे दिन महाकाल ने मनमही श्रृंगार में भक्तों ने दर्शन किए। और ये अलग अलग श्रृंगार की 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बताने के लिए तस्वीरें काफी है कि कैसे महाकाल की नगरी शिव नवरात्रि के रंग में नजर आ रही है। इन तस्वीरों में महाकाल के श्रृंगार को आप देख सकते हैं, कितने अलग तरीके से महाकाल का श्रृंगार किया गया है। माना ऐसा जाता है कि अगर इन दिनों में कोई भक्त दर्शन पूजन करता है महाकाल का तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बिल्कुल, देखिए वैसे उज्जैन जो है हमेशा महाकाल की भक्ति में रमा हुआ नजर आता है, लेकिन ये 9 दिनों के जो विशेष मुहूर्त होता है, विशेष काल होता है, ये बहुत खास होता है। 9 दिनों तक महाकाल इसी तरह अलग अलग श्रृंगार में नजर आते हैं। अब छठे दिन महाकाल मनमही श्रृंगार में नजर डाल लेते हैं और 7वें दिन भक्त महाकाल की उमा महेश श्रृंगार के दर्शन करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो 8वां दिन महाकाल के शिव तांडव श्रृंगार का होगा, जबकि 9वें दिन महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा और उन्हें कई कुंटल फूलों के सहरा भी पहनाया जाएगा। इन दिनों रोज जो है भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग श्रृंगार दर्शन पूजन। महाकाल के तो दर्शन हमेशा से दिव्य और भक्तों के लिए हमेशा करुणामय रहे हैं, पर शिव नवरात्रि में अगर भक्त भगवान के दर्शन पूजन या स्मरण मात्र से भी भगवान को कई गुना भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है, पुराणों में भी उल्लेख है। तो भगवान महाकालेश्वर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो भक्तों को। जय श्री महाकाल। लगातार 9 दिन तक 9 उत्सव के रूप में भगवान को उत्सव स्वरूप बनाया जाता है। यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग मुखार बिंद है, उन मुखार बिंद का स्वरूप जो आप देखेंगे, जो सवारी में निकलते हैं, इनका अलग अलग स्वरूप में दर्शन कराया जाता है। विशेषता यही है कि बाबा का शिव नवरात्रि उत्सव सिर्फ बाबा उज्जैन महाकाल के अंदर ही मनाया जाता है और इसका जो स्वरूप है, इसका जो दर्शन है, वो बाबा का महाकाल मंदिर में ही दर्शन लाभ मिलता है। ऐसा कहीं पे भी ज्योतिर्लिंग में शिवरात्रि का उत्सव मनता है, पर नवरात्रि उत्सव नहीं मनता है। ये बाबा का विशेषता का महत्वता आज के दिन के लिए विशेष महत्व है। अब बात कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई कर लेते हैं। हालांकि सावन के महीने में आपने कावड़ यात्रा के बारे में ज्यादा सुना होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में भी कावड़ यात्रा संपन्न होती है। इन दिनों में हरिद्वार में गंगा किनारे कावड़ियों की रौनक है। आप भी देखिए फाल्गुन कावड़ की रौनक। बोल बम का नारा, भोले का सहारा, हर हर महादेव का जाप, महादेव का आशीर्वाद। मां गंगा के घाट पर श्रद्धा अपार, आस्था अपरंपार। इन दोनों हरिद्वार की धरती पर भक्ति की उमंग और आस्था का हर रंग बिखरा है, क्योंकि मौका है फाल्गुन कावड़ का। और हरिद्वार में इन दिनों हर की पैड़ी पर गंगाजल लेने पहुंच रहे भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है।
महादेव के मतवालों का जोश कुछ ऐसा है कि उनके नाम के सिवा और कुछ न इन्हें सुनाई देता है न दिखाई देता है। हर साल आते हैं यहाँ कांवड़ जल लेने बाबा का, ठीक है। हम आके अपने काशीपुर मोटेश्वर मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। एक श्रद्धा पूर्वक आते हैं, जो मन में लोगों की इच्छा होती है वो उसको जा ही नहीं गया था। या भोले बाबा की श्रद्धा है क्या, जो मांग लो वही दे देते हैं, इसलिए इनके भगत हैं। इनकी बारात में हमें शामिल होना था, इसलिए हम अपना जल के लिए आए। कहाँ जाओगे कांवड़ लेके? भैया जी काशीपुर। कैसे लेके जाओगे कांवड़? भैया पैदल। मन्नत हमारी पूरी हो गई है, हम इसलिए कांवड़ लेने आए। फागुन कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोले की टोलियां कांवड़ ले निकल चुकी हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ ले पहुंचे भक्तों की भीड़ उनका उत्साह और उल्लास बताने के लिए काफी है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दिन विशेष है तो उसके लिए विशेष उपाय भी जरूरी है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त महाशिवरात्रि के मौके पर गंगाजल से उनका अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भक्तों की भीड़ अपार है और आस्था अपरंपार है। मुदिता अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, काशी विश्वनाथ के धाम में भी महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 8 मार्च यानी इसी शुक्रवार को महाशिवरात्रि से 3 दिन पहले वहां सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि पर इस बार वहां 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भक्तों की अपार भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कुछ नियमों में भी बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से अगर आप देखें तो शिवरात्रि पर्व पर भक्त जो हैं बाबा को शिवलिंग का स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन एलईडी स्क्रीन के जरिए भक्त जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। इस बीच ये भी फैसला लिया गया है कि 7 और 8 तारीख की मध्य रात्रि मंगला आरती के बाद से ही दर्शन शुरू हो जाएंगे। लगातार बाबा विश्वनाथ 36 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान सभी आरती स्थगित रहेंगी। फिर 9 तारीख से सभी आरती रोज की तरह दोबारा शुरू हो जाएगी। लेक सिटी उदयपुर में माता वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया गया है, जहां कटरा में वैष्णो देवी से लाई गई ज्योति को विराजित किया जाएगा। माता के भक्त इसे अमर ज्योति नाम से पुकारते हैं। इस ज्योति को विराजित करने से पहले पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। लोगों की मौजूदगी से वहां का वातावरण भक्तिमय हो गया। माता के जयकारों से फिजा गूंज उठी। तो आइए शुभ समाचार में वक्त हो चला है कुदरत के शुरू किए गए बर्फोत्सव में शामिल होने का। यानी अब हम आपको लेकर चलेंगे हसीन वादियों में, जो इन दिनों बर्फ से गुलजार है। ये बर्फ से लदी घाटियां हमें जिंदादिली सिखा रही हैं, साथ ही साथ जिंदादिली के साथ उत्सव मनाने की सीख भी दे रही हैं। तो हर हालात में लगातार आगे बढ़ने का पाठ भी पढ़ा रही है। तभी तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक घुटनों तक गिरी बर्फ में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद जाहिर तौर पर यही है कि 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा सके। इसी तहत इंसानी जज्बे की कहानी सोनमर्ग में भी देखने को मिल रही है। वहां की सड़कें जब बर्फ के पहाड़ों में बदल गईं तो बीआरओ के जवानों ने मोर्चा संभाला। फिर रास्तों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में इतनी बर्फ गिरी जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे हिम युग वापस लौट आया। मौसम की मनमानी मैदानी इलाकों में भी लगातार जारी है। कई शहरों में इतने ओले गिर रहे हैं कि लोग इसे बर्फबारी समझ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि फिर से एक बार मौसम ने किस कदर करवट ली है। कहीं श्वेत श्रृंगार हो रहा है तो कहीं आफत बनकर भी ये मौसम। मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इसी को निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती दिखी। ये टीम वहां पल्स पोलियो अभियान में जुटी हुई है। वो कई फीट तक बर्फ से ढके रास्तों पर आगे बढ़ते नजर आए। इनमें आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी शामिल थी, जिनके कंधे पर पोलियो अभियान से जुड़ी दवाइयों का बैग था। बताया गया है कि कुल्लू में 35 पोलियो बूथ ऐसे हैं जहां भीषण बर्फबारी हुई, जिसके बाद इन बूथ तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था।
लेकिन इस टीम ने हार नहीं मानी और बच्चों को 2 बूंद जिंदगी पिलाने के लिए निकल पड़ी। तो कुल्लू के पहाड़ों का नजारा तो और भी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। वहां पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फ के ऊपर से गुजरते बादलों से नजारा मनमोहक और ज्यादा हो जाता है। कुल्लू की इसी कुदरती खूबसूरती को निहारने के लिए अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रकृति के श्वेत श्रृंगार को निहारने के लिए तमाम पर्यटक और स्थानीय लोग इसका दीदार करते हुए नजर आएंगे। वहीं चंबा के पांगी इलाके को देख ऐसा लगा जैसे हिमयुग लौट आया हो। वहां की सड़कें, उनके किनारे लगी रेलिंग और तो और वहां खड़े पेड़ सफेदी से ढक गए। कई फीट तक फैल चुकी बर्फ में जमीन दिखनी बंद हो गई, जिससे राहगीरों के बैठने के लिए बना स्टैंड और उसके आसपास इलाके की पहचान बताने वाले द्वार तक को अपनी आगोश में ले लिया। इसी तरह वहां के मकान और वहां खंभों से झूलते बिजली के तार भी हिमपात की वजह से श्वेत नजर आए। इस नजारे को देख लोग इसे हिमयुग बता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग सैलानियों की पहली पसंद है, लेकिन इन दिनों ये हिल स्टेशन कई फीट ऊंची बर्फ से ढका हुआ है। कई जगह तो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन चुके हैं। वहां से आई तस्वीरों में ये बर्फ के पहाड़ आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन बर्फ के पहाड़ों को काट कर वहां रास्ता बनाया जा रहा है। बर्फ काटने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तेजी से बर्फ को काटते हुए किनारे लगा देता है। बर्फ हटाने का ये काम बॉर्डर पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO को सौंपा गया है और BRO लगातार सड़क को साफ। पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश का दौर है। उत्तराखंड के रुड़की में बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे, जिससे वहां की सड़कें कुछ ही देर में सफेद दिखने लगी। कुछ लोग ओले गिरने के बाद मस्ती के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए, जबकि कई लोगों ने इन ओलों को अपने हाथों में उठा लिया। लगातार ओले और बारिश से तापमान में गिरावट आई। सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। के पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश का आलम है। उसी बीच मौसम विभाग अलर्ट कर चुका है कि इस साल शुरुआत से ही भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश के कई हिस्सों में मार्च से मई तक लू चलने की आशंका है। यानी अब गर्मी से सावधान होने वाले दिन बस आने ही वाले हैं। लेकिन मौसम के बदले मिजाज की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ेंगी। वो क्या कुछ बताते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बहरहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौसम का बर्फीला मिजाज, किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है और उसके बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, कुछ जगह पर ओले भी पड़े हैं। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी कहता है कि इस साल भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, लू की संभावना है और इस बार गर्मियां काफी लंबी भी रहेंगी, यानी कि सर्दियां काफी देर से आएंगी। तो क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान, ये आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से ठंड ने वापसी कर दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कई मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस कदर श्वेत श्रृंगार हो रखा है पहाड़ियों में। कारण क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर कारण है तो क्या ये बर्फबारी से होता हुआ मैदानी इलाकों में ये बारिश का सिलसिला कब तक रहने वाला है और दिल्ली में ये ठंड कब तक रहेगी? अनामिका, बिल्कुल वैभव, पहाड़ी राज्यों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में लगातार बर्फबारी हम देख रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी हमने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है वो ओले पड़ते हुए भी देखे। राजधानी दिल्ली NCR की हम बात करें तो बारिश भी हुई। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से जो ये बारिश है वो तो मैदानी इलाकों में थोड़ी रुक जाएगी। आज के बाद जो
जो है बारिश का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों में 2-3 दिन तक ऐसे ही बर्फबारी होती रहेगी। हालांकि जो अलर्ट है वो हटा दिया गया। अलर्ट सिर्फ जो है वो रविवार तक के लिए था, सोमवार के लिए। आज किसी भी पहाड़ी राज्य में कोई भी अलर्ट नहीं जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और एक बार मैं आपको राजधानी दिल्ली का मौसम दिखा दूं, क्योंकि मार्च का महीना जो होता है वो दिल्ली के लिए सबसे सुहावना मौसम होता है, क्योंकि लगातार बारिश भी पड़ रही है। इसके चलते जो है आसमान पूरा साफ हो गया है। प्रदूषण से जिससे लोग परेशान थे वो प्रदूषण भी कह सकते हैं एक हिसाब से धुल चुका है। जो बिल्डिंग्स हैं वो साफ नजर आ रही हैं। मार्च का ही महीना ऐसा होता है जब ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ दिनों तक तापमान जो है वो थोड़ा नीचे ही रहेगा। गर्मी अभी जो कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा पड़ने की आसार मौसम विभाग ने नहीं जताई है। वैभव जी बिल्कुल अनामिका, कहा यह जा रहा है कि इस बार जब गर्मी का प्रकोप आएगा तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि लू की संभावना है, गर्मी काफी लंबी रहेगी। तो इस पर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए गुंजन, जब हमने कल ही मौसम विभाग से बात की थी और कहा जा रहा था, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि होली के बाद जो है वो हीट वेव दक्षिणी राज्यों में प्रवेश कर जाएगी, हीट वेव सताने लगेगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 15 दिनों तक हीट वेव की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल जो है वो मौसम अभी सुहावना रहेगा। हालांकि जो अप्रैल की जानकारी है वो मार्च के अंत तक दी जाएगी। गुंजन, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार मिशन 400 प्लस में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीती रात उन्होंने करीब 11 घंटे तक मंत्रियों के साथ बैठक की, मंत्रण की। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्र में विकास का एजेंडा था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इस बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर तमाम चर्चा की गई। अगले 5 साल के एक्शन प्लान पर बात हुई। साथ ही साथ तीसरी बार सत्ता में आने पर नई सरकार के लिए 100 दिनों का एक्शन प्लान पर भी मंथन हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में मंत्रियों से ये 10 बड़ी बातें कही हैं। इसको आप देख लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य जो है मात्र एक आंकड़ा नहीं है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम 400 पार करते हैं तो। हर बूथ पर कार्यकर्ता अगले 100 दिनों तक पिछली बार मिले वोटों में कम से कम 370 वोट बढ़ाएं। ये देखिए, और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन्हें पूरी ताकत से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करना होगा। महिलाओं को केवल वोटर नहीं समझे बल्कि माताओं बहनों का आशीर्वाद लें। मंत्रियों को आगाह किया गया और कहा गया कि बोलने से परहेज करें, सोच समझ कर बोले, यानी कि विवादित बयान देने से बचना होगा। गरीब कल्याण के कामों के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करें। जनता के सामने विकास की उपलब्धियों को लेकर जाएं और उसका बखान करें। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठक करते रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को डीप फेक को लेकर भी मंत्रियों को सावधान रहने की अपील की और विवादित बयानों से बचने के लिए कहा, क्योंकि आजकल वॉइस ट्रांसलेशन के जरिए, डीप फेक के जरिए तमाम बयान ऐसे आते हैं निकलकर सामने। और 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको विशेष ख्याल प्रधानमंत्री की ओर से उन्होंने कहा है कि रखना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जाइए और जीत कर आइए, जल्द फिर मिलेंगे। वहीं इन दिनों पाकिस्तान सीमा के पास भारत और जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गर्जियन चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सेना के जवानों और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JGSDF की इन्फेंट्री इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। 25 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस आर्मी एक्सरसाइज में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से रणकौशल के अनुभव को साझा कर रहे हैं। रेगिस्तान में भारत के जवानों का शौर्य, रेतीले धोरों के दरमियान हिंद के वीरों का पराक्रम, पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत और जापान का युद्धाभ्यास, भारत और जापान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया।
रण क्षेत्र में जाबाजी से पहले अपना दमखम दिखाने का ये खास मौका है। ये तस्वीरें भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जुन की। भारत और जापान के जवान एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की रणनीतियां साझा कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि दुश्मन देश के सैनिक हों या आतंकी, उनके खात्मे की तैयारी मुकम्मल है। युद्ध अभ्यास के 8वें दिन दोनों देशों के जवानों ने क्लोज क्वार्टर बैटल फायरिंग के गुर एक दूसरे के साथ साझा किए। इस दौरान दोनों देशों की संयुक्त टीम ने दुश्मन के ठिकाने पर धावा बोला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देश के जवान दुश्मनों के ठिकानों पर पहुंचे, बारूद दरवाजा तोड़ा और उसके बाद दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। संयुक्त अभ्यास के दौरान हो रही कार्रवाई से साफ जाहिर है कि इसका मकसद न केवल जंग की हालत में पुख्ता कार्रवाई के अलावा आतंकवाद जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए ठोस तैयारी करना है। युद्धाभ्यास के 8वें दिन दोनों देशों के जवानों ने स्निफर डॉग्स और बाज के जरिए दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने और उन तक पहुंचने का हुनर भी एक दूसरे के साथ साझा किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास में धोरों की धरती पर एक बार फिर टैंकों और आधुनिक मिसाइल की गूंज सुनाई दी और दोनों देशों के सैनिकों ने संयुक्त रूप से तकनीक और इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को नस्तनाबूद किया। इस अभ्यास में न केवल दुर्गम इलाकों में बल्कि नाजुक हालत में भी ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों सेनाओं के जवान अपने अपने तौर तरीकों की नुमाइश करते हैं और इससे जुड़े टिप्स आपस में साझा करते हैं। यह पैदल सेना केंद्रित सैन्य प्रशिक्षण हमारे लिए एक अभूतपूर्व पेशेवर गर्व का स्रोत रहा है। इस अभ्यास के दौरान हमने प्लेटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण में शामिल होकर कंपनी स्तर पर समर्पित संयुक्त योजना के साथ संलग्न हुए हैं। जापान के मुकाबले भारत को आतंकवाद और सरहदों से घुसपैठ की समस्या का खास तौर से सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी पाकिस्तान की शह पर आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो अक्सर चीन सरहद की स्थिति से छेड़छाड़ की हिमाकत करता है। ऐसे में भारत और जापान का ये युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है। धर्मगार्जुन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है। 25 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी बुधवार को संपन्न हो गई। गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से शुरू हुए इस 3 दिन के समारोह में देश विदेश से आई कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। 3 दिन तक चले इस प्री वेडिंग सेरेमनी का समापन महाआरती और हस्ताक्षर इवेंट के साथ हुआ। यादगार लम्हे जो पिछले 3 दिनों में सपने समेटे हैं। अनंत और राधिका ने, उनके परिजनों ने और उन्होंने भी जो उनके इस प्री वेडिंग सेरेमनी को खास बनाने के लिए वक्त निकाल कर आए, दूर देशों से आए। पहले दिन की तरह ही अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी का तीसरा और आखिरी दिन भी बेहद शानदार रहा। शाम को फंक्शन की शुरुआत हुई महाआरती से। इसमें अंबानी परिवार के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी मौजूद रहे। तीसरे दिन के कार्यक्रम में सबसे खास था हस्ताक्षर इवेंट, जिसके लिए अनंत अंबानी भाभी श्लोका और बहन ईशा के साथ स्टेज पर पहुंचे।
हस्ताक्षर सेरेमनी के दौरान राधिका ने अनंत के लिए डांस भी किया और दोनों ने फोटोशूट भी करवाया। इवेंट में टीवी स्क्रीन पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का एक वीडियो भी चलाया गया, जिसमें मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को फैमिली का रियल डॉन बताया। By 4 little grandchildren who have wrapped him around their little fingers. Mukesh, chalo na, we are getting late. It's our little Anand Sangeet. Yes, boss. हमारी जिंदगी में असली डॉन एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी।